इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, वैसे तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि अपने केस के बारे में किसी वकील को कैसे बताना चाहिए। एक क्लाइंट जब दुखी होकर किसी वकील को फ़ोन करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और एक कहानी होती है उसके पास, और वो सब कुछ उगल देना चाहता है, सब चीज़ें बता देना चाहता है वकील को अपने, ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके और जो बातें वो कहना चाहता है वो उम्मीद करता है कि वो वकील उसको समझेगा और उसे कोई रास्ता दिखाएगा। ठीक है, ये भावनात्मक पहलू भी है और कुछ फैक्चुअल पहलू भी है तथ्यात्मक रूप से, परंतु इसमें मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ, या आप समझ लीजिए कि जिस तरह से मैं फेस करता हूँ सिचुएशंस, मैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। पहला सुझाव तो मेरा ये है कि जब भी आप किसी भी वकील को संपर्क करें तो उसे पहले अपने झगड़े की या जिस चीज़ के बारे में आपने उसे फ़ोन किया है 2-4 लाइनों में ये बताएं कि भाई आप उसे किस लिए फ़ोन कर रहे हैं या किस लिए मिल रहे हैं उससे, आपका मुद्दा क्या है। आपका मुद्दा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में डिस्प्यूट है, या आपका मुद्दा तलाक के बारे में है, या आपका मुद्दा चेक बाउंस के बारे में है, या जो भी आपका मुद्दा है जॉब टर्मिनेशन के बारे में है, तो पहले उसे 1-2 लाइन में वो बताएं। अब लोग करते क्या है कि वो फ़ोन करते ही या मिलते ही बैकग्राउंड बताना शुरू करते हैं कि सर मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। अब बैकग्राउंड करंट सिचुएशन बताए बिना वो बैकग्राउंड बताना शुरू कर देते हैं। वो बैकग्राउंड कैसे बताते हैं? वो बताते हैं कि सर मैंने 2010 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब क्लाइंट ने जैसे ये लाइन मुझे बोली बताने के लिए, तो मैंने सोचा कि लग रहा है ये कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है। तो मैंने कहा अच्छा आगे बताओ। सर 2010 में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी तो 2012 में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने सोचा लगता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला नहीं है, इसकी बीवी से कुछ झगड़ा हुआ होगा, तलाक का मामला है। तो मैं अपने बैक में जिस तरह रोबोट और कंप्यूटर काम करते हैं ना, इस तरह वकील का माइंड भी उन्हीं धाराओं, उन्हीं प्रोविजंस, उन्हीं सेक्शंस और उन्हीं एक्ट को सोचने लग जाता है क्लाइंट की समस्या सुनते सुनते ही कि हाँ ये जो बता रहा है इसमें ये प्रावधान लगेंगे। तो मुझे लगा नहीं ये प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, ये शादी हो गई, शादी से रिलेटेड मामला है। चलो भैया आगे बताओ। सर शादी के 1 साल तक मेरी बीवी ने कोई काम नहीं किया, उसके बाद उसने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्वाइन कर ली। अब मेरा दिमाग गया कि यार बीवी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्वाइन कर ली तो लगता है कि बीवी का उस कंपनी के साथ कोई झगड़ा हुआ या उसकी बीवी को कंपनी वालों ने निकाल दिया, ऐसा कुछ इशू लग रहा है। मतलब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि हर लाइन जो आप बोलते हो वकील को, वो ये सोचने का प्रयास करता है कि ये मुझे क्यों बता रहा है ये कहानी, क्यों ये बता रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी ले ली, क्यों ये बता रहा है कि शादी हो गई, क्यों ये बता रहा है कि बीवी ने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो अच्छा ये रहता है कि पहले आप ये बताइए सर मैं आपको इस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, ये करंट मुद्दा है और इस करंट मुद्दे में भी मेरा कंसर्न ये है कि मेरे पास एक नोटिस आया है या कोई लीगल नोटिस नहीं आया है, कोई लीगल केस अभी तक हुआ नहीं है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ इसमें क्या स्थिति है। तो जब आप करंट पोजीशन, करंट कंसर्न बताएंगे अपने वकील को और फिर रिलेवेंट बातें बताएंगे बैकग्राउंड की जो उसी चीज से जुड़ी हुई है, तो ज्यादा बेहतर आपका वकील उस बात को समझ पाएगा। दूसरी एक समस्या बार बार सामने ये आती है, जो कि ठीक है वकील के एंगल से समस्या है, क्लाइंट तो दुखी और परेशान है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर भी वो ये है कि जब हम कहानी के तथ्य बता रहे हैं, जो भी हमारे साथ घटना घटी है, तो उसमें फालतू की जो इमोशनल बातें हैं ना, उससे वकील को या जज को या कोर्ट को या कानून को सरल भाषा में बताऊं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, ये हार्ड और हार्श फैक्ट है। अब आप वकील को अपनी कहानी बता रहे हो कि सर मैंने 2015 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, चलो ठीक है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये भी आपने बता दिया। सर मैं क्या बताऊं आपको, मतलब मैंने किस तरह से वो प्रॉपर्टी खरीदी। मैं दुकान पे जाता था, रात को 12 बजे तक काम करता था, मैंने यहाँ से पैसे लिए, मैंने दोस्तों से पैसे लिए, मैंने कैश इकट्ठा करा, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने वो करा, तब जाके सर मेरा एक छोटा सा 50 गज का प्लॉट मैं खरीद पाया। उसने 5 मिनट
अपना जो इमोशनल आउटबर्स्ट है, अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने में बर्बाद कर दी है, ये बताने के लिए कि उसने 50 गज का प्लॉट खरीदा। अरे भाई तुमने कैसे भी खरीदा, कितनी भी मेहनत करके खरीदा, वो बातें फिलहाल रिलेवेंट नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही रिलेवेंट है कि आपने 50 गज का प्लॉट खरीदा जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे है, खत्म हो गई बात। तो जब आप अपनी कहानी बता रहे हैं, चाहे तलाक के बारे में बता रहे हैं या जॉब टर्मिनेशन के बारे में बता रहे हैं, सर मैं कंपनी में काम करता था, मैंने पैटर्निटी लीव भी नहीं ली, मैं दिवाली वाले दिन भी सुबह वहां जाके बैठा हुआ था, मैं इतने इतने घंटे काम करता था, बाकी सब लोग ऑफिस से उठ के चले जाते थे। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, कट। इमोशनल पार्ट को स्टोरी से कट करो और जो तथ्यात्मक बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं, रिलेवेंट बातें हैं, उस पे फोकस करो। ये दूसरी बात है। तीसरी समस्या ये है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो फोन करते हैं, वकील से संपर्क करते हैं, वो सिर्फ अपनी मन पसंदीदा बात और जवाब सुनना चाहते हैं। अगर वकील उनकी स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है कि अरे वाह वाह आपने ये मेल भेजी, बहुत बढ़िया कर दिया आपने, सामने वाले के केस में तो कोई दम ही नहीं है, उसे हम पहली तारीख पे ही खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, वंदे मातरम, तब तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं काउंटर करना शुरू करता हूं कि आपने ये क्यों कर दिया, यहाँ पे तो लॉ ये है, ये बात आपके अगेंस्ट जाएगी, तो वो बहस करना शुरू कर देंगे। वो बहस इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि वकील उनका विरोधी हो। एक्चुअली में वो वकील जो भी सलाह दे रहा है वो उनका विरोधी नहीं है, वो तो उन्हीं का वकील है, उसको आपने फीस दी होगी आपको सलाह देने के लिए। तो उस वकील का प्रोफेशनल धर्म है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो आपको अपनी विजडम के हिसाब से सिंसियरिटी के साथ सही फैक्चुअल लॉफुल सिचुएशन बताए और बताए कि आपके केस में क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, कानूनन रूप से हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। अब आप अगर उससे बहस करने लग जाओगे कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा भी तो हुआ था, मेरे पास ये भी तो है, इसकी क्या कोई वैल्यू नहीं है जो ये है। अरे भाई आप कितना भी लड़ दो अपने वकील से, अंत में कोर्ट में दूसरे का वकील भी तो आएगा ना। तो जो वकील कई बार आपसे बात कर रहा होता है वो ये काउंटर करके बात कर रहा होता है कि दूसरे का वकील आपके वकील से, जो उस समय आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कोर्ट में, उससे ये सवाल जवाब करेगा और वहां कोर्ट में जब जज साहब पूछेंगे तो आप तो पीछे खड़े रहोगे। जवाब किसको देने पड़ेंगे? आपके वकील को जवाब देने पड़ेंगे। तो आपका वकील चारों तरफ से घुमा फिरा के टटोल के केस के मेरिट, डिमेरिट, वीक पॉइंट, गलतियां, लॉ, जजमेंट, फलाना धिमकाना अच्छे से समझ लेना चाहता है। अब उसमें से अगर कुछ बातें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उससे होगा कुछ नहीं, उससे आपका ही नुकसान होगा। वकील या तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी भूल जाएगा और वही बातें बोलना शुरू कर देगा कि भाई ये क्लाइंट को अगर मैंने सच बताया तो भाग जाएगा भाग जाएगा तो दूसरा क्लाइंट लाना पड़ेगा। तो या तो इस तरह का वकील होगा, वो भागने नहीं देगा, फिर वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोलेगा, हाँ हाँ देख लेंगे, नहीं नहीं आप भी सही कह रहे हो, इसमें कुछ दम तो है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। या फिर वो हार्डकोर स्ट्रेट स्पष्टवादी वकील होगा कि भाई आपको जाना है तो जाओ, लेकिन जो बात सही मुझे लग रही है वो कहना मेरी ड्यूटी है और मैं कहूँगा। तो ये भी एक समस्या आती है, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं कुछ क्लाइंट। फोर्थ समस्या ये है कि जब वकील से पूछा जाता है क्लाइंट द्वारा कि सर मेरे केस में कितना दम है या इसमें क्या कर सकते हो आप, तो पहली बात यह है कि एक केस जो होता है, कोई भी लीगल केस, वो कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं होता कि 2 + 4 किए तो 6 ही आएगा। ऑनरेबल कोर्ट्स के भी जजमेंट आते हैं जहां पे मिलते जुलते तथ्य होते हैं तो कोई जजमेंट आ जाता है, फिर उसी तरह के मिलते जुलते तथ्यों में कोई दूसरा जजमेंट आ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से भी चीजें बदल जाती हैं। शरीर की 2 कोशिकाएं पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी पे एक जैसी नहीं है, तो 2 केस भी पूरे एक जैसे मिलने संभव नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तथ्यात्मक रूप से अंतर होता है। तो अब आपका जो जवाब है, जो आप सुनना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको रिलीफ क्या चाहिए। आप अगर दोषी भी हो, फॉर एग्जांपल किसी चेक बाउंस केस में, तो अब आप वकील से ये सुनना चाह रहे हो भाई हम शिकायतकर्ता को हरा देंगे, और आप भले ही आरोपी हो, भले ही आपने पैसे लिए हो, भले ही आपका चेक बाउंस हो गया हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं होने दूंगा और तुम्हें केस जितवा दूंगा।
तो पहली बात ये कि ये समझना होता है कि आप लिटिगेशन जो लेके आए हो, जो मुकदमा लेके आए हो वकील के पास, उससे आउटकम क्या चाहते हो, उससे परिणाम क्या चाहते हो। कुछ लोग ये कहते हैं सर मुझे पता है मेरा जीतना संभव नहीं है, मुझे पर 1 साल का टाइम मिल जाए तो मैं ये मामला सुलटा लूं। कोई कहते हैं सर मेरी उससे सेटलमेंट की बातें चल रही हैं, 1-2 तारीखों में ही सेटलमेंट होने की उम्मीद है। कुछ लोग ये कहते हैं सर पैसे तो है ही नहीं देने के लिए, भले ही जेल भेज दो, होंगे भी तो दूंगा नहीं। तो आप अपने मुकदमे में किस किस तरह के ऑप्शंस के लिए खुले हो, क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, क्या आपकी पारिवारिक स्थिति है, क्या आपका माइंडसेट है, जीवन का पहला मुकदमा लड़ रहे हो या 50वां मुकदमा लड़ रहे हो, मुकदमों से घिरे हुए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा छोटे मोटे वकील के नोटिस आने से। डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है, उसका अलग अलग माइंडसेट होता है, उसकी टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को छोटे से मुकदमे से रातों की नींद उड़ जाएगी और कुछ लोग रोज ही मुकदमेबाजी कर रहे हैं, उनका खानदानी मुकदमों से जूझता है तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो वकील कोई रोज 2 नई बातें पढ़ के बताते हैं, क्योंकि ज्ञान तो किसी को भी हासिल करने का अधिकार है, अलग बात है। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ रखे हैं। तो वकील जिस लैंग्वेज को पढ़ता है, जिस एग्रीमेंट को पढ़ता है और एक आम आदमी उसे पढ़ता है, तो सिर्फ इंग्लिश होने का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, उसको क्रिटिकली लीगली पढ़ना होता है कि उसमें क्या बात लीगली रूप से गलत है, ग्रामेटिकली रूप से, व्याकरण की दृष्टि से तो सही ही लिखा होगा और जिस तरह से आप पढ़ रहे हो उसे पढ़ रहे हो, परंतु लॉ की कसौटी पे वो बातें जो लिखी हैं वो खरी उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं, वो तो आपके वकील साहब ही बेटर जज कर सकते हैं आपकी बजाय, क्योंकि आपका कानूनन ज्ञान कम है एक एक्सपीरियंस्ड वकील के मुकाबले में। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करना, संबंधित डॉक्यूमेंट अपने वकील को पढ़वाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन बातों को आप इग्नोर कर रहे हो सकता है उनमें से कोई नए पॉइंट निकल के आपके फेवर में आ जाएं।